2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने एक कल्पना हम सबके सामने रखी थी और वो कल्पना ये थी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक काम करने के लिए कृत संकल्प है और इसलिए हमको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि पार्टी का अपनी ओर से हर प्रदेश में एक अच्छा कार्यालय और हर जिले में एक अपना कार्यालय होना चाहिए। उस समय अमित जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी संभाली थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस बात को तय किया था कि हर ज़िले में और हर प्रदेश में एक कार्यालय बनेगा और मुझे खुशी है कि 719 कार्यालयों का संकल्प तय हुआ था, जिसमें से 400 सवा 400 से ज़्यादा कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं और लगभग 73 कार्यालय उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं। बाकी सभी कार्यालय का काम चल रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आपने भी राजस्थान में तय किया कि आप 33 कार्यालय बनाएंगे, क्योंकि 33 ज़िले हैं राजस्थान में और जिसमें से 8 पर काम चल रहा है, 6 का शिलान्यास हुआ है, 2 आज शुरुआत हो गई है। तो इसके लिए मैं राजस्थान की टीम को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, कार्यालय ऑफिस नहीं होता है, कार्यालय और ऑफिस में फर्क होता है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय 24/7/365 24 घंटा खुला होता है और 365 दिन परामर्श का केंद्र होता है। वह संस्कार देने का एक केंद्र होता है। कार्यालय आने से और कार्यालय में बातचीत करने से और कार्यालय के सुविधाओं में बैठ करके कार्यालय पार्टी की गतिविधि बढ़ाने से एक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं का डेवलपमेंट होता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज वो सुविधा आपने प्रदान की है और अन्य स्थानों पर आपको सुविधा प्रदान करने वाले हैं। यह हमारे संस्कार केंद्र होते हैं। मैं जब भी विद्यार्थी परिषद में भी था और भारतीय जनता पार्टी में भी रहा तो मैं हमेशा सबको बोला करता था, मुझसे मिलना हो तो कार्यालय आओ। मैं कभी नहीं कहता था कि आवास पर आओ, क्योंकि मैं आज भी ये मानता हूं कि आवास पर कार्य करने से पार्टी धीरे धीरे परिवार की हो जाती है और कार्यालय में काम करने से पार्टी का संस्कार बनता है और इसीलिए बाकी पार्टियां परिवार की पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का पार्टी ही बड़ा परिवार बन गया। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो उसमें कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने बताया, ये संस्कार केंद्र है, यहां से संस्कार मिलते हैं और कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है और कार्यालय की फैसिलिटीज को बढ़ाने से कार्यकर्ता का चहुमुखी विकास में मदद मिलती है। मुझे खुशी है कि आपने बड़ा सुसज्जित कार्यालय बनाया है, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड कार्यालय बनाया है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल होने चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, मोर्चों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी संख्या में लोग आ जाए तो उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और इन सभी चीज़ों का उपयोग पार्टी की गतिविधि को बढ़ाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इसका हमको ध्यान रख करके करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान के बारे में एक बात मैं और कह दूं कि शुरुआत से ही राजस्थान का संगठन स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ है। उसने अपने रीति नीति को डेवलप करने में एक पार्टी के संस्कार युक्त तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी विचारधारा का भी वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि सबको साथ लेकर के चलने की मंशा बनाते हुए आगे बढ़ी है और इसमें भी कार्यालय का विशेष योगदान रहा है। तो मैं आज जब इस कार्यालय के उद्घाटन के सिलसिले में आप लोगों के साथ मिल रहा हूं तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उसको जो मोदी जी का सपना था उसको साकार करने के लिए वर्तमान टीम
पूरी ताकत के साथ लगी है और इस काम को पूरा कर रही है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना के संक्रमण काल में आपने बहुत अच्छा काम किया। सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी और अभी भी लॉकडाउन है सारी पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी थी जिसका राजनीतिक पक्ष तो था ही, लेकिन कोरोना के संक्रमण में पार्टी ने अपना सामाजिक पक्ष भी दिखाया। और सामाजिक पक्ष में जहां देश में 25 करोड़ के आसपास लोगों को भोजन के पैकेट्स पहुंचाने का काम किया, वहीं 5 करोड़ राशन किट देने का काम किया। और राजस्थान ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। सेवा ही संकल्प है, सेवा ही संगठन है। फीड द नीडी प्रोग्राम, पीएम केयर फंड, सैनिटाइजर्स का बांटना, मास्क का बांटना, महिला मंडल को जोड़ना, महिला मोर्चा को जोड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ना। और जहां हमारे पास 10 मास्क भी नहीं थे, वहां आपने लाखों की संख्या में महिलाओं ने मास्क, हैंडमेड मास्क बना करके लोगों के बीच में उसको वितरित किया। एक बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपने संपर्क अभियान उठाया। मुझे यह भी मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई लोग कोरोना के से संक्रमित हो गए, लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति नहीं डिगी, इच्छा शक्ति बनाई रखी और वर्चुअल रैलीज के माध्यम से और दूसरी तरीके से भी आपने अच्छे काम करके संगठन को जागृत अवस्था में रखा। इसके लिए मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूं। जो संगठन को आपने चलायमान रखा और संगठन के माध्यम से आपने सेवा कार्य भी किए और सेवा कार्य के साथ साथ जो राजनीतिक पक्ष था उस पक्ष को भी आपने पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपने वर्चुअल रैलीज की, आपने मोर्चों के द्वारा वर्चुअल रैलीज की, आपने आत्मनिर्भर भारत के द्वारा और एमएसएमई सेक्टर के द्वारा और जिन जिन सेक्टर के लिए काम हुआ है उनको आपने वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इंगेज किया, उनकी आपने अलग से मीटिंग ली। यानी संगठन में सामाजिक पक्ष भी और राजनीतिक पक्ष, दोनों पक्षों को आपने जागृत भी रखा, चलायमान रखा। इसके लिए मैं राजस्थान की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है कि हमने जो सामाजिक काम किया है यह इसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा है कि ई बुक हर जिले की बननी चाहिए और प्रदेश की बननी चाहिए। और मैं इस सारे के संकलन करके राष्ट्रीय ई बुक बना रहा हूं, जो यूएन की 9 भाषाओं में ट्रांसलेट होगी और वो वर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि बाकी सब देशों में सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में समाज ने लड़ाई लड़ी सरकार के साथ मिलकर के। इसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इसको हम ई बुक के माध्यम से बना रहे हैं। इसलिए मैंने सतीश जी से निवेदन किया है कि आप आज आपने एक श्री गणेश तो किया ही है, लेकिन प्रदेश की ई बुक आप बना करके हमको भेजेंगे, ज़िलों की ई बुक बना करके भेजेंगे, फिर मैं उसकी राष्ट्रीय संकलन करके और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं ताकि दुनिया में पता चले कि बाकी सब जगह तो सरकारें लड़ रही थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश, समाज और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे आगे खड़ा होकर के इस संक्रमण काल में लड़ रही थी। ये बात हम बताना चाहते हैं। और मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। हम लोग बड़े बड़े काम कर देते हैं, फिर उसकी हम चर्चा नहीं करते। लेकिन आप ही बताइए, हमने अभी इससे पहले कभी भी कोई संक्रमण हुआ तो कोई एक खास जगह पर हुआ और हमने कुछ समय के लिए वहां सेवा कार्य किया, लेकिन इतने लंबे समय तक इतना बड़ा स्पैन और इतने बड़े देश में सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किया। ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है कि जब सब लोग अपने घरों में बैठ करके अपनी जान को बचाने के लिए लगे हुए थे, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज में आकर के समाज के लिए काम कर रहा था। मैं इसके लिए आपको फिर से बधाई देना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं। मित्रों, हमको यह भी लोगों को बताना चाहिए। देखिए, अमेरिका था, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी। आज भी अमेरिका के चुनाव का मुद्दा कोविड का मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट है।
आरोप लगा रहे हैं ट्रंप पर कि आपने कोविड का ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ठीक से मैनेजमेंट किया, लेकिन वहां के संक्रमण होने वालों की संख्या और जान जाने वालों की संख्या अधिक है, यह भी आपके ध्यान में आया। पाश्चात्य देश जो हमसे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे थे, उनके भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, वो असहाय महसूस हुए और वह भी एक तरीके से अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे। लेकिन हमारे 130 करोड़ का देश, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से टाइमली और बोल्ड डिसीजन ले करके 130 करोड़ की जनता को बचाया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि उस समय NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एक लैबोरेटरी होती थी जो इसको टेस्ट कर रही थी और देश भर से सैंपल वहां जा रहे थे पुणे में, वहां टेस्ट हो रहे थे और देश की टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी। लॉकडाउन लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी बातों को व्यवस्थित किया और आज 1600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं और आज 1500 की जगह पर 15 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। यह फर्क पड़ा है 130 करोड़ की जनता को बचाने के लिए। उस समय हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, हम इंपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट करना भी बंद हो गया था। मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके भारत के उद्यमियों को प्रोत्साहित करके आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं, 4.5 लाख। और अब हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया की देशों को दे रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। 150 देशों को मोदी जी ने पैरासीटामोल और HCQ की दवा दे करके उनकी भी जान बचाई है। यानी भारत की ही रक्षा नहीं की, दुनिया की रक्षा की, 150 देशों की रक्षा की है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उस समय हमारे पास डेडिकेटेड बेड्स बहुत लिमिटेड थे, आज हमारे पास डेडिकेटेड बेड्स 4 लाख से ऊपर है। 1600 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। हमने टेस्टिंग कैपेसिटी की आपको बात बताई, वेंटिलेटर्स 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं भारत में इसी लॉकडाउन की अवस्था में। मित्रों, हमारा जो आपको पता है रिकवरी रेट एक समय में 2 दिन में हमारा डबलिंग रेट 2 दिन में हो रहा था, आज 72 दिन, 73 दिन, 75 दिन में हो रहा है। उसके साथ साथ हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और हमारी जनसंख्या को देख करके अगर हम देखें तो हमारी कोरोना की संख्या भी सीमित है और वह अंडर कंट्रोल है, मैनेजेबल है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, देखिए ये बारीकियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं पॉलिटिकल डिस्कोर्स पॉलिटिकल वर्कर को खड़ा करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे देश जब लॉकडाउन लगा या नहीं लगाया, उस समय इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते हुए चिंतित हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दे करके 1,70,00,000 करोड़ का काम किया। गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल ये देने का काम 80 करोड़ की जनता को प्रति व्यक्ति करने का काम किया। तो मोदी जी ने किया ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई मुसीबत में ना रहे, यह परिस्थिति पैदा की। उसी तरीके से आपको पता होगा जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि जनधन में खाते खोलो जीरो बजट के तहत, तो हमारे लोग विरोधी हमारे खिल्ली उड़ाते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी खाते खुलवा रहे हैं, खाते खुलवा रहे हैं। खाते खुलवाने से क्या होगा? खाते खुलवाने का फर्क ये पड़ा कि जब लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी ने इन्हीं खातों में 20 करोड़ बहनों के खातों में 500 रुपए 3 महीने के लिए लॉकडाउन अवस्था में पहुंचाया और उनके चूल्हा जलने का इंतजाम किया। तो मोदी जी ने किया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क ये पड़ा कि एक समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यहां मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचाए हैं। ये आपको बताना चाहता हूं।
8,56,00,000 किसानों के हाथ में 2-2 हजार रुपए की किश्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पहुंचाई। अप्रैल महीने में किश्त पहुंची और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में 17,000 करोड़ रुपए फिर से रिलीज किए गए दूसरी किश्त के लिए। और ये खाते में सीधे का सीधा ये पैसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को पहुंचा। कितनी संख्या थी? 8,56,00,000। हमारी व्यवस्था कितनी है? 10 करोड़ किसानों के लिए। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की। और गरीब कल्याण पैकेज के तहत हमारे दिव्यांग भाई, हमारे अपने वृद्धा पेंशन लेने वाले भाई बहन, हमारी विधवा बहनें, इनको भी 1-1 हजार रुपये पहुंचाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आत्मनिर्भर पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए। मैं सतीश जी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की में अपना योगदान करे और किसान मोर्चा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। मैंने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चहर जी को भी बताया है, राजकुमार चहर जी को, कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। और मोदी जी ने ये आपदा को जो अवसर में बदलने का प्रण लिया है, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है सिर्फ कृषि के क्षेत्र में। आपने तय करना है मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए, और किसानों ने तय करना है कि उन्होंने विकास कैसे करना है। उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उनको स्टोरेज चाहिए, उनको वैल्यू एडिशन के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए जिसमें वो अपना उत्पाद बढ़ा सके, उनको कोई अपने फल के लिए कोई और व्यवस्था के लिए, अपने उत्पाद के लिए उसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है उसकी बात करनी है, उनको मंडी तक लाने की व्यवस्था करनी है, उनको मंडी में कोई और इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए कोई सड़क बनाने की ज़रूरत है, गांव से लिंक रोड बनाने की ज़रूरत है। ये सारे काम 1 लाख करोड़ रुपए में होने वाले हैं। किसान को जागृत करके मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आए और यह मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए उन तक सुरक्षित पहुंचे, इसकी व्यवस्था आपको करनी है ताकि किसान की तस्वीर बदले। इसमें भी हमको अपना योगदान करना है। मित्रों, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो फार्मर्स बिल आया है, ये तीनों बिल क्रांतिकारी है और मोदी जी ने किसानों को आज़ाद किया है। आप बताइए, आप कोई भी चीज़, ये कागज़ बनाते हैं, इसको बेचने का सारी दुनिया में अधिकार है कि नहीं है? ये माइक कोई कंपनी बनाती है तो इसको सारी दुनिया में बेचने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ फार्मर ही एक ऐसा था कि वो अपना अनाज सिर्फ अपनी मंडी में बेच सकता है, और पंजाब और हरियाणा में तो मंडी में भी सिर्फ अपने ही आड़ती को बेच सकता है, किसी और दूसरे को नहीं दे सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तुम मंडी में बेचना चाहो बेचो, तुम अनाज किसी आड़ती को देना चाहो दो, तुम नहीं देना चाहते हो मत दो। तुम जिले से बाहर, पहले अनाज जिले से बाहर नहीं जा सकता था, पहले अनाज प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता था। आज मोदी जी ने किसान को इतना सक्षम कर दिया है। मैं देख रहा हूं कैलाश जी बैठे हैं, कैलाश जी सारे बारे में विस्तृत रूप में आपको बताएंगे, हमारे राज्य मंत्री हैं कृषि के। आज किसान को मोदी जी ने इतना आजाद कर दिया है कि वो दुनिया के किसी भी मार्केट में अपना सामान बेच सकता है, और दुनिया के किसी भी मार्केट में किस रेट पर बेचा जा रहा है ये जानकारी हासिल कर सकता है। ये किसान को आजादी मिली है, ये हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। और सुनिए, मोदी जी ने इससे ज्यादा इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम किया है कि मेरी उपज का आज ये दाम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम किसान को यह भी बता पाएंगे कि अगले हफ्ते इसका रेट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। अगर गिरने वाला है तो जल्दी बेच दो, अगर बढ़ने वाला है तो रुक करके बेचो। इतनी आजादी देने का काम किया, इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। अभी कानून लेकर के आए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फार्मिंग जमीन पर उपजे हुए चीज की होगी, जमीन की कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। किसान को कितना सशक्तिकरण दिया है। अगर व्यापारी जो उससे माल खरीदता है उसके बाद किसान को नुकसान हो जाता है तो नुकसान व्यापारी भरेगा, और अगर फायदा होता है तो फायदा किसान को मिलेगा। इतना अंतर किया है। उसी तरीके से ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था जिसके तहत बंधन था, आप बेच नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसको भी सरलीकरण किया गया है। लेकिन मेरा निवेदन यह है, किसानों का देश है और राजस्थान में किसान बड़े शान से अपनी
उपज के लिए काम करते हैं। मेरा निवेदन ये है कि कृषि क्षेत्र में इस काम के बारे में भारतीय जनता पार्टी अपने किसानों को पूरी तरीके से अवगत कराए, बताए, ये उसके लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ये वोकल फॉर लोकल, इसको भी हमको करने की ज़रूरत है। और वोकल फॉर लोकल में राजस्थान की ज्वेलरी है, मीनाकारी है, राजस्थान की पेंटिंग है, राजस्थान का वुड वर्क है, इसको हमको वर्ल्ड ब्रांडिंग करनी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देखिए, सिर्फ जिंदाबाद लगाना यही हमारा काम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन लड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज की तस्वीर बदलनी है और तकदीर बदलनी है, इसके लिए काम करना है। इसलिए हमको लीडर बनना है, और लीडर बनना है तो हमको ये वर्ल्ड ब्रांडिंग में भी अपना योगदान करना पड़ेगा। क्यों राजस्थान की ज्वेलरी पीछे रहे? क्यों उसको हमारे को उसका उचित दाम ना मिले? क्यों मीनाकारी हमारे वर्ल्ड ब्रांडिंग ना बने? और क्यों हमारे वर्ल्ड मार्केट में उसका वो ना बिके? और हमारे यहाँ से वो औने पौने दाम में खरीदा जाता है और वहाँ वो हजारों में बेचा जाता है, लाखों में बेचा जाता है। हमको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो बनाता है, जो मीनाकारी करता है, जो ज्वेलरी का काम करता है, उसको भी उचित दाम मिले और मार्केट में भी उचित दाम पर बिके, ताकि उसका भी फायदा हमको मिल सके। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। राजस्थान की पेंटिंग इतनी मशहूर है, उसके बारे में भी। वुड वर्क आपका दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसकी वर्ल्ड ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसको आपने काम अपने हाथ में लेना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि शासन मजबूती से आने का क्या अर्थ बनता है। शासन मजबूती से आई थी। आपने 2019 में पूरी ताकत से मोदी जी को जिताया था। राजस्थान ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया और राजस्थान ने भी सफलता दिलाई है। इसी कारण से आज हम कह सकते हैं कि धारा 370 को धाराशाही करने में हम सफल हो गए। कितने सालों से हम चिल्लाते थे, नारे लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, लेकिन नहीं कर पाते थे। आपने 303 एमपी जीता करके भेजे। मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 समाप्त कर दिया। अब एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन के रहा है। एक तरीके से देश एक माला में पिरोया गया है। इसको हमको समझना चाहिए। राम जन्मभूमि का विषय था। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको लटकाती थी, अटकाती थी, भटकाती थी। कपिल सिब्बल बोलते थे कि इसका फैसला मत करो सुप्रीम कोर्ट में, बजाते कांग्रेस के वकील के हैसियत से बोलते थे। लेकिन मोदी जी के शासन में डे टू डे अपील हुई, डे टू डे दैनंदिन सुनवाई हुई, ध्वनि मत से एक स्वर से फैसला हुआ और फैसला होने के बाद मोदी जी ने वहाँ शिलान्यास किया है। अब भव्य राम मंदिर वहाँ बन रहा है। करोड़ों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए। इन सब चीज़ों की हमको चर्चा करनी चाहिए। अगर हमारी विचार यात्रा चली, हमारे अपने दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म स्थान राजस्थान रहा, जिन्होंने प्रेरणा वहाँ से ली, उन्होंने हमको एक विचार दिया। वो विचार क्या था? एकात्म मानववाद का विचार था। उससे पहले क्या था? कम्युनिस्ट पेट और भूख की बात करते थे। लेकिन हमारे दीनदयाल जी ने कहा कि न ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैपिटलिस्ट उपयोगी है, न ही कम्युनिस्ट उपयोगी है। भारत को अपनी रीति नीति, अपनी मिट्टी से निकले हुए सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो बिना एकात्म मानववाद, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये जब संतुष्ट होती है तभी सामूहिक रूप से समाज खुश होता है। इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उसमें से सूत्र मंत्र से क्या निकला कि जो समाज में कमज़ोर है उसको मदद करनी चाहिए, उसको सशक्तिकरण देना चाहिए, उसको सशक्त बनाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आपके राजस्थान से ही अंत्योदय शुरू हुआ। आपके ही भैरव सिंह शेखावत जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो अंत्योदय शुरू हुआ, और वहाँ से अंत्योदय को पकड़ते हुए हम सब लोग, भारत सरकार में अटल जी आए तो उन्होंने अंत्योदय में भी जोड़ाव किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। प्रदेशों की सरकारें बनी, उन्होंने भी अंत्योदय का काम किया। फिर मोदी जी ने इसको और एक नया रूप दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सबका साथ यानी समाज के सभी वर्गों का एक साथ बढ़ना चाहिए, उनका विश्वास लेना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए।
तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको सशक्तिकरण करो और मुख्य धारा में शामिल करो। फिर उसमें से हमारी स्कीमें निकली, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीम, स्वच्छता अभियान, जिसमें से इज्जत घर बनने की बातचीत हुई, लगभग 2.5 करोड़ इज्जत घर बनने की बात हुई, और 2.5 करोड़ इज्जत घर में 50-75 लाख तो आपके राजस्थान में बने हैं इज्जत घर, ये हमको ध्यान में लेना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 2 करोड़ 62 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंची, जिसमें से 41,000 आपके यहाँ लोगों को घरों में बिजली दी गई। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में जहां हम लोगों ने 1.25 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से उनको नया जीवन दिया, तो वहीं आपके राजस्थान में 9.66 लाख लोगों को इसका लाभ मिला और लगभग 154 करोड़ रुपए खर्च हुए। कौन थे ये लोग? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, गरीब आदमी, गाँव में काम, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, उनको ये स्वास्थ्य के लिए 194 करोड़ रुपए खर्च हुए राजस्थान में पिछले 2 सालों में, और 9,66,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से उजाला योजना में लगभग 1.7 करोड़ LED बल्ब्स बटे हैं राजस्थान के अंदर। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 66.7 लाख लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। तो और ये कौन थे? सब गरीब लोग थे जो कभी सोच नहीं सकते थे। गोईठा होता है हमारे यहाँ, या लकड़ी होती है जिसको वो जला करके चूल्हा जलाते थे, और हमारी बहनें 200 सिगरेट का धुआं दोपहर तक अपनी छाती पर, अपने फेफड़ों में ले लेती थी, लेकिन उनको गैस का कनेक्शन दिया गया। 66.77 लाख राजस्थान में दिया गया 8 करोड़ में से। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि देखिए, पॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं होती है। हम सब लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। ये सारे आंकड़े लोगों के सामने रखने चाहिए, एक बार नहीं, बारंबार रखने चाहिए। लोगों का नैरेटिव तय करना चाहिए, लोगों का डिस्कोर्स तय करना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने कहा है कि बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हर 15 दिन पर नए कंटेंट डालने चाहिए। आज की मन की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोला है, उन्होंने त्योहार पर बोला है, उन्होंने कोरोना पर बोला है। ये सारे विषय, इनमें से स्निपेट्स निकाल करके, उनके जो कहे हुए शब्द हैं उनको निकाल करके व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। नेशनल लेवल पे जो आप डालोगे वही कार्यकर्ता समझेगा और बोलेगा, और उसी के माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा। उसको हमको समझना चाहिए। आज आपने ये कार्यालय का कार्यक्रम किया है, इसका कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए। उसी तरीके से राजसमंद का कार्यालय है, उसका कंटेंट डालना चाहिए। उसी तरीके से जो नए कार्यालयों का शिलान्यास है, उसका कंटेंट डालना चाहिए। जो मुसीबतें कांग्रेस के कारण स्थानीय स्तर पर आ रही हैं, उसके बारे में भी जनता की जागृति के लिए लोकल लेवल पे कंटेंट डालना चाहिए। ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप में डालेंगे तब चर्चा का विषय बनेगा। हमारा कार्यकर्ता एक बूथ पर कम से कम 200 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होने चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कार्यालय जो बना है वो इन सारे कामों को सुसज्जित तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखेगा, करेगा, और कार्यकर्ता का मानसिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, राजनीतिक कंटेंट उसमें अच्छा आए, इसके लिए प्रयासरत रहेगा, ताकि हमारा कार्यकर्ता समाज में खड़ा हो तो जनता बोले कि इससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, इससे हमको कुछ जानने को मिलेगा। अगर ये 4 मिनट 5 मिनट बोलेंगे तो हमको कुछ जानने को मिलेगा। देश कहाँ जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, ये सारी चीज़ों को बताने का काम है। मित्रों, देखिए, हमारे पास, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे मतलब मेरे कंधे नहीं, हम सबके कंधे, हमारी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इसलिए है कि एक तो हम सरकार चला रहे हैं, देश को नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और दूसरा दुख की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, वह विपक्ष
दिशाहीन हो चुका है। वह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है और उसकी बुद्धि में यह भी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। धारा 370 हम हटाते हैं, सारे देश में खुशी की लहर आती है, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान तय बन जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होता है, एकीकृत होता है। राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उनकी दलील लेकर के इमरान खान यूएन में जाते हैं और राहुल गांधी की बात को कहते हैं। ये भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम बोलते हैं कि हम धारा 370 हटा देंगे। इनके नेहरू जी बोलते थे कि इट इज ए टेम्पररी प्रोविजन। ये फिर बाद में हिम्मत नहीं हुई हटाने की, तो कहने लगे ये घिस घिस के घिस जाएगा। अरे वो तो घिसा नहीं, उसको तो हम लोगों ने हटाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी घिस गई। इन बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसके ध्यान में नहीं आया, ये हमको समझना चाहिए। उसको छोड़ दीजिए आप। हमारे शशि थरूर साहब लाहौर के मंच पर जाकर के भारत को निंदा करते हैं और पाकिस्तान की डफली बजाते हैं, तारीफ करते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ये क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए नभ में, जल में और थल में, तीनों में भारत को सुरक्षित करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 6 साल में 4700 किलोमीटर की 4 लेन सड़क अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गलवान तक बना करके दे दी है। बॉर्डर पर हमारे लोग तुरंत पहुंच सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर एयरपोर्ट्स ठीक से बने हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। पिछले महीने मनाली से लेह के बीच में 9 किलोमीटर का टनल बना करके 46 किलोमीटर कम किया गया और 4 घंटे मनाली से लेह पहुंचने में कम हो गया है, ताकि हमारा रसद वहां पहुंच सके। इसकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। 14,000 मीटर से ज्यादा डबल लेन पुल बने हैं, ऑल वेदर पुल बने हैं। आप लोगों में से किसी को पहाड़ में जाने का मौका मिला होगा तो देखा होगा, कॉन्वॉय चलती थी। एक तरफ से एक तरफ से जब ट्रैफिक चलती थी तो दूसरे तरफ की ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, तब निकलते थे, और वो लोहे के पुल होते थे। अब ऑल वेदर पुल बन गए हैं, डबल लेन 4 लेन के पुल बन गए हैं। स्पीड में हम सारी आर्मी को बॉर्डर पर पहुंचा सकते हैं। यह परिस्थिति मोदी जी ने पैदा की है मित्रों। और हमारे लोग इस तरह से, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, राष्ट्र के विरोध स्वर निकालते हैं मित्रों। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। इनको भी सुबुद्धि देनी है, इनको भी जानकारी देनी है, इनको भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इंगेज करना है, और साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा देश में किए जा रहे कार्यक्रमों का नीचे तक पर्कुलेशन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसके भी प्रहरी हम हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।